नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। राष्ट्रपति चुनाव 2022 की इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद अब अगला चरण नामांकन का है। विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं एनडीए की तरफ से ओडिशा की रहने वाली और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं। और अब से कुछ ही पलों बाद एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए के शीर्ष नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है। और नामांकन पत्र राज्यसभा महासचिव और राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी को उनके कार्यालय में जमा किया जाएगा। तमाम किस तरह की औपचारिकताएं हैं, किस तरह की सरगर्मियां हैं आज नामांकन को लेकर, हम पूरा लाइव कवरेज आप तक पहुंचाएंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद द्रौपदी मुर्मू अपना चुनावी अभियान आरंभ करेंगी और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करके चुनाव में समर्थन की गुजारिश करेंगी। अगर वो जीत जाती हैं तो वो देश की जनजातीय समाज से पहली और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। अगले महीने की 18 तारीख को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं और अगले 1 घंटे तक इस विशेष पेशकश के जरिए हम आपको दिखाएंगे राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन की सीधी तस्वीरें। संसद टीवी संवाददाता कृति मिश्रा से भी हम बातचीत करेंगे, जो कि संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान भी जुड़े हैं जो कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 के बारे में चर्चा करेंगे कि किन मायनों में इस बार का राष्ट्रपति चुनाव अलग है, महत्वपूर्ण है, क्या संकेत लेकर आया है। हमारे साथ स्टूडियो के लिए चर्चा के लिए 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। मेरे साथ शेखर अय्यर जी जुड़े हुए हैं, साथ ही संजय सिंह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीधी तस्वीरें लगातार आप देखेंगे। पहले हम रुख करेंगे कृति मिश्रा का, जो कि इस समय संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। कृति, मैं चाहूंगी तमाम क्या औपचारिकताएं रहेंगी नामांकन को लेकर। आज एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कुछ ही पलों में नामांकन दाखिल करने वाली हैं। किस तरह की औपचारिकता रहेगी और सरगर्मियां क्या हैं, कौन कौन मौजूद रहने वाला है? जी हाँ प्रीति, देखिए, अगर प्रेसिडेंशियल एक्ट 1952 की बात करें तो उसके मुताबिक एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नॉमिनेशन दाखिल करना होता है और उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। देखिए, ये कन्वेंशन रहा है कि रोटेशन में सेक्रेटरी जनरल लोकसभा या सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा, उनको रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। और अगर हम इस बार की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा पीसी मोदी रिटर्निंग ऑफिसर हैं और इसके अलावा 2 सीनियर ऑफिसर्स जो राज्यसभा सचिवालय में हैं, ओएसडी मुकुल पांडे और जॉइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र त्रिपाठी, उन्हें भी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। आप देख सकती हैं मेरे पीछे, ये सेक्रेटरी जनरल महासचिव राज्यसभा का ये कार्यालय है, ये ऑफिस है संसद भवन परिसर के अंदर। इसमें अभी कुछ ही देर में ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया, जो एनडीए की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू, वो प्रक्रिया शुरू की जाएगी। देखिए, ये अगर पूरे प्रक्रिया की बात करें तो जो प्रपोजर्स हैं और जो सेकेंडर्स हैं, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो रूल्स कहते हैं, उसके मुताबिक 50 प्रपोजर्स जो इलेक्टर्स हैं और 50 सेकेंडर्स होने चाहिए। देखिए, मैं अपने दर्शकों को इस लिहाज से बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताना चाहूँगी कि कैसे ये 50 की संख्या हुई। देखिए, जो पहले 5 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उसमें ये देखा गया कि बहुत सारे लोग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन जाते थे, लेकिन उसके बाद 1967 में हमने देखा कि किस तरह से 17 कैंडिडेट रहे, लेकिन उसमें से 9 में से 1 को भी वो रिक्वायर्ड वोट नहीं मिले। तो ये प्रक्रिया चेंज की गई और 1977 में इसको बढ़ाकर 10 प्रपोजर्स किया गया, 10 सेकेंडर्स किया गया। इसके बावजूद जब ये बहुत सारे नामांकन आते रहे तो 1977 के बाद इसमें और बदलाव किए गए और प्रपोजर्स और जो इलेक्टर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 97 में इसको 50 कर दी गई और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको 15,000 कर दिया गया। तो ये काफ़ी जो प्रक्रियाएं हैं नॉमिनेशन को लेकर वो आज हमें देखने को मिलेंगी। और क्योंकि ये कि ग्रैंड इवेंट है, देखिए, एनडीए के लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ट्राइबल हैं, एक ट्राइबल महिला, उनको नॉमिनेशन के लिए एक एनडीए ने आगे किया है देश के सर्वोच्च पद के लिए, जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, कमांडर इन चीफ ऑफ फोर्सेस है। तो काफ़ी ये एक ग्रैंड अफेयर रहेगा।
जिस तरह की हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 10 से ज़्यादा जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के वो रहेंगे। इसके अलावा जो बाकी जो सहयोगी दल हैं, जो सहयोग जिनका प्राप्त है, जिन्होंने पहले ही एक्सटेंड कर दिया अपना सपोर्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को, चाहे वो बीजेडी हो, वाईएसआरसीपी हो, जेडीयू हो, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और कुछ ही देर बाद ये नॉमिनेशन प्रक्रिया यहाँ पर संसद परिसर में जो सेक्रेटरी जनरल का कमरा है उसमें शुरू होगी। प्रीति? बिल्कुल। और फिलहाल ये तस्वीरें हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो कुछ ही पलों पहले की है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। कुछ ही पलों पहले की ये तस्वीरें हैं। संसद भवन परिसर में पहुंचकर महात्मा गांधी की मूर्ति पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और अब वो नामांकन के लिए जा रही हैं। तमाम बड़े चेहरे भी उनके साथ इस दौरान मौजूद हैं और जैसा अभी हमारी संवाददाता हमें जानकारी भी दे रही थी कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की ज़रूरत होती है और इससे जुड़ा जो इतिहास रहा है उसके बारे में भी अभी हमारे संवाददाता ने हमें बताया। तो जाहिर तौर पर एक अहम पड़ाव राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर इस साल। संजय सिंह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय जी, एक तरह से हम देखें तो राष्ट्रपति चुनाव में अहम पड़ाव, जैसे मैंने कहा, आज द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं और उसकी तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं। किस तरह से अलग और मैं कहूं ऐतिहासिक भी होने वाला है इस बार का चुनाव? देखिए, ये चुनाव तो बहुत ही ऐतिहासिक है। एक चीज़ और है कि अगर आप मोदी सरकार की पूरी संरचना देखेंगे और जिस तरह से जो भी कैंडिडेट उच्च पदों के लिए चुने गए हैं या वो निर्वाचित होकर के आए हैं, इलेक्टेड हैं, या किसी तरह के प्रस्ताव के बाद वो निर्वाचित हुए हैं, उसकी एक मूल जो बात है, सबसे बड़ी खासियत है कि ये सारे लोग बहुत सामान्य परिवार के हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संघर्ष किया, अपना रास्ता बनाया और समाज के लिए एक संदेश वो छोड़ करके जाते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जो नामांकन किया गया वो पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी की जब बैठी थी आज से कुछ दिन पहले, उसमें प्रधानमंत्री थे, बाकी लोग थे। उसके पहले की प्रक्रिया में बताया गया कि कई तरह के नाम पे चर्चा हुई, उसके बाद इनके नाम को सिलेक्ट किया गया। एक तो द्रौपदी मुर्मू एक ऐसा नाम है, एक भारत का बहुत बड़ा तबका जिसे आदिवासी जनजाति वो कहते हैं, जनवासी कहते हैं, उस तबके से आती हैं। इनका खुद का जीवन जो है एक संघर्ष की गाथा है, एक डिटर्मिनेशन की गाथा है, एक ऐसे महिला की गाथा है जिन्होंने अपने जीवन में तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपने आप में एक संयम रखा और एक समाज के प्रति, एक परिवार के प्रति, समाज के प्रति और समाज में कुछ करने के प्रति उनका एक जो जज्बा था उस जज्बे को उन्होंने कायम रखा। वहाँ से एक सिलेक्शन भारत के सर्वोच्च पद के लिए मतलब सरकार में जो लोग हैं या पार्टी में या बाकी अलग तरह के लोग जो हैं जिन्होंने भी ये चयन किया है वो साधुवाद के काबिल हैं, क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ करते हैं तो पूरे देश में और देश के बाहर आप एक संदेश देते हैं कि आप किस तरह के लोग को और कहां से आप स्पॉट करते हैं। ये प्रक्रिया आप देखेंगे तो पद्मा अवार्ड्स में इसी तरह की प्रक्रिया हुई, राष्ट्रपति चुनाव में हुआ और राष्ट्रपति चुनाव में किस तरह का चेहरा है कि बहुत सारे लोग जो विपक्ष में जो पार्टियां ने, चलो माफ कीजिएगा आपको रोक रही हूँ, कि सीधी तस्वीरें इस समय टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू कुछ ही पलों में अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं और जैसा हम देख भी पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन पत्र में पहले प्रस्तावक होंगे और वो संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के अन्य शीर्ष नेता भी प्रस्तावकों में शामिल रहने वाले हैं। 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदकों की जरूरत होती है और ये नामांकन से जुड़ी औपचारिकताएं हैं, प्रक्रिया है और तमाम बड़े चेहरे जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं वो संसद भवन पहुंच चुके हैं। कुछ ही पलों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और आप अगले 1 घंटे तक इस खास पेशकश के जरिए एक एक चरण, एक एक प्रक्रिया के बारे में टीवी स्क्रीन पर, संसद टीवी पर सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। संजय जी, जैसा आप बता रहे थे कि पिछले कुछ समय से हमने देखा भी है और खासकर जब नाम सामने आया द्रौपदी मुर्मू का तो एक चौंकाने वाला नाम जरूर था और ऐतिहासिक पल की जब मैं बात कर रही हूँ तो एक इतिहास कहीं ना कहीं और जुड़ेगा। जनजातीय समाज से पहली महिला, दूसरी महिला राष्ट्रपति वो जीतती हैं तो
इसके बाद आजादी के बाद, क्योंकि 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति। हाँ, बिल्कुल, ये आपने एक अलग तरह की बात कही जो बड़ी अच्छी बात है। भारत के प्रधानमंत्री भी अभी ऐसे हैं जो आज़ादी के बाद जिनका जन्म हुआ था, वो भी पहले प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री मोदी भी एक अत्यंत सामान्य परिवार से आते हैं। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, एक ऊंची उड़ान भरी अपने बूते पे, और उसी तरह से आज जो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है। देखिए, अगर NDA 1 में भी देखें, वाजपेयी सरकार में, उस समय APJ अब्दुल कलाम को नाम को उन्होंने चुना था और वो भारत के बड़े अच्छे राष्ट्रपति हुए थे। उसके बाद उन्होंने कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया और इस बार द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने बनाया। द्रौपदी मुर्मू के मार्फत कई तरह के संदेश आते हैं। ये कोई भी कहीं भी किसी तरह की परिस्थिति में जन्म लेता है और अगर उसमें एक जज्बा है अपने तरीके से काम करने का, सेवा करने का, लोगों के बीच में लोगों को अपने साथ जोड़ने का, तो वो किसी भी पद पे भारत में काबिज हो सकता है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबी है और अभी की सरकार की ये खूबी है कि जहाँ डायनेस्टी से अलग हट करके आम लोगों के बीच से किसी ऐसे व्यक्ति को चुन करके लाना। तो उस समाज में, जैसा अभी उनके ही परिवार में किसी ने कहा था कि हमारा जो समुदाय है वो लोग थाने या कचहरी जाने से इतने घबराते हैं, तो ये कम से कम एक आशावान, एक कॉन्फिडेंस आता है, उस तबके में कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे तबके के लोग हैं। अब इनके चुनाव से, इनके नामांकन से प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ नामांकन के लिए पहले पहुँच गए, जैसा अभी हम लोगों ने देखा। ये बहुत बड़ा एक संकेत है कि किस तरह का चुनाव है, सरकार की तरफ से है, बाकी मुख्यमंत्री भी होंगे। चुनाव जीतने में कहीं कोई संदेह है नहीं, मतलब वो भारत के राष्ट्रपति आप कह सकते हैं, डेजिग्नेट हैं। केवल ये है कि क्या अंतर होगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकल के आ रही है कि जिन लोगों ने यशवंत सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया था, उसमें से भी कई लोग, जैसे JMM के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में, वहाँ ये संथाल हैं। अगर आप वाइडर पुराने जो झारखंड की परिकल्पना थी वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट्स को भी लेती। मैं बिल्कुल, वोटों का गणित क्या रहेगा, क्या समीकरण रहेगा, कितना अंतर रह सकता है, इन तमाम संभावनाओं पर हम आगे बातचीत करेंगे। एक कमेंट में शेखर जी का भी लेना चाहूंगी। शेखर जी, आपके मायनों में किस तरह का ऐतिहासिक ये पल, और आपके नजरिए से एक तरह से मैं समझना चाहूंगी, जब सबका साथ सबका विकास का नारा सरकार की तरफ से दिया जाता है, उस बीच जनजातीय समुदाय से एक महिला का आगे आना, हम जानते हैं किस तरह से गुर्बत, किस तरह से परेशानियों के बीच, संघर्षों के बीच ये नाम निकलकर सामने आया, किस तरह की कहानी द्रौपदी मुर्मू के जरिए पेश की गई है। प्रीति जी, जैसे अभी संजय जी कह रहे थे, दो बड़ी बातें जो सामने आ रही है जो द्रौपदी मुर्मू की जो नॉमिनेशन पे, एक है कि आप जैसे हम सब कह रहे हैं कि एक एक्साइटमेंट है, कई राज्यों में एक्साइटमेंट है, क्योंकि हमारे जो आदिवासी हैं वो अनेक राज्यों में, ये संताल है, बिल्कुल उड़ीसा में ज़्यादा है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, बंगाल में है, बाकी अन्य राज्यों में है, और जितने भी हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनके लिए एक प्रकार से एक प्रेरणा बन चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं देख रहा हूँ कि वही एक्साइटमेंट है हमारे युवाओं के बीच में, जो एक्साइटमेंट हमने अब्दुल कलाम के नाम पर, जो एक्साइटमेंट सारे देश भर में हुआ था, और जाके उनकी जो 5 साल की कार्यकाल रही राष्ट्रपति भवन में, सब लोग उनको पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम पे उनको पुकारने लगे। तो अगर आप मतलब इतने 14 प्रेसिडेंट्स पे अगर आप देखें, कोई पीपल्स प्रेसिडेंट है वो अब्दुल कलाम है। मुझे लगता है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी का जो कार्यकाल, जो क्योंकि मैं भी मानता हूं कि इन्हें कोई जीतने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेगी। और आप देख रहे हैं कि NDA दल को छोड़ के बाकी जो आज हम विपक्ष के ग्रुप में लेते हैं, वो भी कई लोगों के अंदर अभी पुनः विचार हो रहा है कि जब इतनी बड़ी हिस्टोरिक डिसीजन हो रही है, हमें क्यों विरोध करना है। तो ऐसे समय में दो बातें आ रही है। और तीसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, देखिए द्रौपदी मुर्मू केवल एक आदिवासी है इसलिए उन्हें चुना गया, ऐसी बात नहीं है। ये वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उनकी जो क्या रही है, देखिए वो बहुत पिछड़े वर्ग से आते हैं, बहुत अपने आप अपने पैर में खड़े होकर टीचर से लेकर काउंसलर बने, फिर MLA बने, मंत्री रहे और गवर्नर रहे। इसका मतलब है कि सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन की किस तरह हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए, इसकी सारे चीजों की इनकी अच्छी जानकारी है, क्योंकि और गवर्नर रह चुके हैं। इसका मतलब है केवल वो आदिवासी इसलिए चुने नहीं गए, उनकी जो एक्सपीरियंस, इस तरह की कैंडिडेट मिलना बहुत मुश्किल है, जहां एक प्रकार से सोशल एम्पावरमेंट की मैसेज भी जा रही है, साथ में एक काबिल नेता आपको मिल रहे हैं जो आगे 5 साल के लिए
एक प्रकार से जो एक गाइडिंग लाइट रहेंगे, वो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए तो मुझे लगता है कि एनडीए की जो चॉइस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चॉइस है, इसको सब लोग स्वीकार इसीलिए कर रहे थे कि कहीं भी कोई विरोध नहीं हो रहा है। इतना तक जो ऑपोजिशन के जो कैंडिडेट है यशवंत सिन्हा जी भी ये कह रहे हैं कि मुझे कोई पर्सनैलिटी इश्यू नहीं है हमारे और मुर्मू के बीच में, मैं कोई प्रिंसिपल पे खड़ा हूं। मतलब उनको भी लग रहा है कि कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुर्मू की कैंडिडेचर को लेकर कोई सवाल नहीं उठ सकता। बाकी जो है वो राजनीति है, क्योंकि यशवंत सिन्हा स्वयं मान रहे हैं उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट पे कि जो जिस कारण के लिए वो खड़े हो रहे हैं वो राजनीतिक कारण है। लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री बन रहा है, जब इतिहास बन रहा है, मुझे नहीं लगता कि इतिहास के साथ किसने दिया और इतिहास के साथ कौन नहीं दिया, ये आगे वाले वर्षों में आगे वाले पीढ़ी के लिए एक बड़ा सवाल रहेगा। प्रीति जी, बिल्कुल आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन फिलहाल एक बार और हम बता दें कि तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर से। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज अपना नामांकन कुछ ही पलों में दाखिल करने वाली हैं और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। संसद भवन परिसर में वो पहुंची और वहां पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। 50 प्रस्तावकों, 50 अनुमोदकों की जरूरत है, लेकिन ये संख्या और ज्यादा होगी। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रस्तावक के तौर पर वहां पर पहुंच चुके हैं। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 29 जून नामांकन की आखिरी तारीख है और देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और माना जा रहा है, जो तमाम परिस्थितियां और आंकड़े दिखा रहे हैं, समीकरण दिखा रहे हैं, माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगना एक औपचारिकता भर रह गया है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मुख्य मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। एनडीए के तमाम बड़े नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद हैं। साथ ही नामांकन के दौरान ओडिशा की सत्ताधारी बीजू जनता दल के प्रतिनिधि के रूप में भी 2 वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं, जैसा कि खुद बीजेडी सुप्रीमो और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्वीट करके बताया भी था। उन्होंने ओडिशा की बेटी बताते हुए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन किया और नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की और आज वो कुछ ही पलों में अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। संजय सिंह जी, आप जैसा बता रहे थे हमें समीकरणों को लेकर, जाहिर तौर पर एक औपचारिकता भर है और करीब करीब एनडीए के वोटों के समीकरण को हम समझें तो माना जा रहा है कि 49% तक वोट एनडीए के पास हैं और 50% की कम से कम जरूरत है। जिस तरह से हमने देखा और जैसा अभिषेकर जी ने भी कहा कि तमाम दल इस नाम पर आगे आए जब उन्हें द्रौपदी मुर्मू का नाम जब सामने किया गया। अब बीजेडी की तरफ से हमने देख लिया है, समर्थन का ऐलान कर दिया गया है। कोई शंका अब रह नहीं गई है इस बारे में। किस तरह के समीकरण इस समय, किस तरह की तस्वीर सामने नजर आ रही है? देखिए, ये तो महज एक औपचारिकता है। जिस समय में ऐलान हुआ उसके कुछ ही देर के बाद नवीन पटनायक जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजेडी के जो मुखिया हैं, उनका ट्वीट आया जिसमें एक तो उड़ीसा के लिए बड़े गर्व की बात है और दूसरी बात है कि जिस तरह कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, जिस तरह के कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है, तो दोनों ही मायने में। और बाकी जो आप बात हम कर रहे थे कि अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे जो एमपी हैं जो जनजाति शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं, वो जो उन तमाम पार्टियों में हैं, 13 या 17 पार्टियों जिन्होंने उस दिन हस्ताक्षर किए थे। एक तो विपक्ष को कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, एक के बाद एक जिसको वो बनाते थे वो मना करते जाते थे। यशवंत सिन्हा के बारे में का प्रोग्राम अभी उस बारे में नहीं है, आगे जब प्रोग्राम होगा तो चर्चा करेंगे। लेकिन यशवंत सिन्हा के बारे में आम जनमानस की जो धारणा है वो ये है कि यशवंत सिन्हा एक इस समय में अपॉर्चुनिस्ट की तरह दिखते हैं। वो एक तो केंद्र में एनडीए सरकार में थे, वाजपेयी सरकार में थे, उसके बाद तमाम और तरह की चीज़ें उन्होंने की या हुई, उसको लेकर के लोगों के बीच में यशवंत सिन्हा के बारे में एक पक्की धारणा है। विपक्ष ने अपना कैंडिडेट क्यों बनाया, कांग्रेस ने क्यों एक्सेप्ट किया, तृणमूल ने उनको कैसे पुश किया, या जिस तरह की वो ओपनिंग अपने स्टेटमेंट में एक बात कर रहे हैं, वो बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरी है।
एक और भी चीज़ है कि आप अगर पहला शॉट देखिए जो द्रौपदी मुर्मू का, जिस समय में उनका एनडीए की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी की बैठक के बाद आया या बाकी मुख्यमंत्रियों ने जब समर्थन किया, जो पहली तस्वीर उनकी आई थी अगले दिन सुबह में, वो एक मंदिर परिसर में झाड़ू लगाते हुए आई थी और उसके बाद उन्होंने जाकर के अपने इष्ट देव का दर्शन किया और वहाँ से निकली। ये नहीं था कि वो कल ऐसा करने पहुँची थी, वो काम वो सालों से कर रही थी। उस मंदिर प्रांगण की साफ सफाई वो स्वयं करती थी और वहाँ पे वो अपना पूजा अर्चना करती थी। तो एक जो व्यक्ति की सादगी की जो चीज़ है, जो शेखर पीपल्स प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे, और इसके बाद ये भी खबर आई कि सिक्योरिटी जो इमीडिएट ऑब्वियसली सिक्योरिटी उनकी इन्हांस हो जाएगी। वो पूर्व राज्यपाल रही है, बाकी तो तमाम चीज़ें रही हैं, वो अपने आप में एक कद्दावर नेता, वो जनजाति इससे रही हैं, तमाम अपने पारिवारिक विपदाओं के बावजूद वो एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी हैं। वो जो तस्वीर है बहुत सारी चीज़ बयां करती है एक आदमी के बारे में कि वो व्यक्ति किस तरह का होगा। वो उसके बाद वो तमाम लोगों से मिली हैं जिनसे वो मिलते रही हैं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे लोगों के बधाई देने का तांता वो लगा रहेगा। अपने लोगों से मिलकर अपने इष्ट देव के साथ जो सामान्य तरीके से वो पूजा अर्चना करती थी, वो सब करने के बाद वो दिल्ली की तरफ वो चली हैं। दिल्ली आना था उनको। ये तमाम चीज़ें एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताता है कि किस तरह का एक व्यक्तित्व है। ये नहीं कि एक नाम की चर्चा हो गई तो वो व्यक्ति मतलब अपने हिसाब से वो चलने लगा। वो जो तस्वीर जाती है हर घर में, हर लोग के पास, तो आपको लगता है कि किस तरह का व्यक्ति निर्वाचित, नामांकित हुआ है, जो निर्वाचित होने जा रहा है भारत के राष्ट्रपति के रूप में और राष्ट्रपति पद की गरिमा को बढ़ाने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बाकी समीकरण में आप देखेंगे सबसे बड़ी समस्या जो निर्वाचित तौर पे, जो आधिकारिक तौर पे मुझे लगता है कि वो अनाउंस हो जाएगा, वो झारखंड में जेएमएम का है। हेमंत सोरेन के लिए बहुत मुश्किल होगा, वैसे भी वो संथाल परगना रीजन से ओरिजिनली शिबू सोरेन का परिवार आता है, ये संथाल हैं। और वो मतलब स्टेट भी ऐसे वो माना जाता है कि वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसके लिए वो मुख्यमंत्री वहाँ पे हैं। झारखंड में बाकी मुख्यमंत्री भी आदिवासी समुदाय से बनाए जाते हैं। मयूरभंज से पारिवारिक रिश्ता भी है। बिल्कुल। और जब वो गवर्नर रही तो बड़े अच्छे संबंध रहे। तो एक तो वो बेसिकली टूटेगा। यशवंत सिन्हा स्वयं झारखंड से हैं। यशवंत सिन्हा के रिश्ते तमाम पार्टियों से, इस समय मैं उस पर व्याख्यान नहीं देना चाहता किस तरह के रहे हैं या बाकी चीज़ हुआ है। ये निर्वाचन केवल ये है कि वोट का मार्जिन बड़ा होता है और कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है और कितनी उसमें क्रॉस वोटिंग होती है। चुनाव के बाद ये एक चर्चा का विषय होगा। जैसे हम अभी देख रहे हैं महाराष्ट्र में एक चर्चा का विषय हुआ कि राज्यसभा के चुनाव और विधान परिषद के चुनाव के बाद जो पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवार थे उनको कितने मत मिले और कितनी क्रॉस वोटिंग हुई। बिल्कुल। शेखर जी, क्रॉस वोटिंग की बात क्योंकि संजय जी ने उठाई है और जाहिर तौर पर जो मतों का अंतर होगा उस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। थोड़ा सा अगर आप जो प्रावधान है वोटिंग को लेकर, जो संविधान कहता है, जो नियम है, जो प्रक्रिया है, अगर उनके बारे में आप बताएं, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए चुनाव एक जटिल प्रक्रिया है। बिल्कुल प्रीति जी, देखिए राष्ट्रपति चुनाव में कोई विप नहीं होता, तो कोई पार्टी अपने एमपीज को कंपल नहीं कर सकती कि, या किसी ने अगर पार्टी की जो कैंडिडेट को वोट नहीं किया तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। और जब भी राष्ट्रपति चुनाव हुआ है ऐसे मोड पे हुआ है जैसे 1969 को ले लीजिए, जब इंदिरा गांधी ने बीवी गिरी को कैंडिडेट खड़ा किया, जब कांग्रेस के ओल्ड गार्ड जो थे वो चाहते थे नीलम संजीवा रेड्डी को। उस चुनाव भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीतिक इतिहास में बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। तो वैसे मैं देख रहा हूं ऐसा एक समय आ गया है जहां पे किसी भी पार्टी को, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, जो वोटर्स है, इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोटर्स है, उनके सामने ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं है कि वो मुर्मू को वोट ना दे। तो ऐसे में बिल्कुल एक कॉन्शियस वोट के सवाल आ जाता है, क्योंकि जब मुर्मू द्रौपदी जी जब आज अपने नॉमिनेशन भर के फिर हर राज्य के जो राजधानी है वहां जाएंगे, सारे अपने वोटर्स यानी अपने एमएलएज और एमपीज के साथ अपने कैंपेन शुरू करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे क्योंकि हर पार्टी के एमएलए और एमपी से बात करेंगे, तब एक प्रकार से मैं देख रहा हूं कि एक चर्निंग होगी कि अगले 1 महीने में आप देखेंगे ऐसी एक डिबेट शुरू हो जाएगी पार्लियामेंट मेंबर्स के बीच में, भाई ऐसा एक बड़ा काम जब हो रहा है हम किस लिए विरोध कर रहे हैं, केवल कि हम एक व्यक्ति को चुनना क्योंकि वो सबसे बड़े क्रिटिक है प्राइम मिनिस्टर मोदी के। क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मोदी के खिलाफ इलेक्शन है?
क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऐसी व्यक्ति को चुनना चाहिए ताकि वो एक प्रकार से वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए तकलीफ दे? ये कोई विषय बन सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का? ऐसे सारे सवाल आगे 1 महीने में ये डिबेट होगी। ये डिबेट केवल मेंबर्स के बीच में नहीं होगी, कॉलेज, ये पब्लिक डिबेट भी हो जाएगी। भाई ये फलाना पार्टी, फलाना नेता ये क्यों विरोध कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि ऐसा प्रेशर पड़ने वाला है, ऐसा प्रेशर पड़ने वाला है यशवंत सिन्हा जी के ऊपर कि वो ऐसी बड़ी जो काम हो रही है वो किस लिए खड़े हैं, मतलब वो ही रिप्रेजेंट्स व्हाट। तो मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर ना आ जाए यशवंत सिन्हा पे कि वो खुद बो आउट करे और मुर्मू को अपना सपोर्ट दिखाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कोई बड़ा कारण नजर नहीं आ रहा है। भाई आप द्रौपदी मुर्मू को क्यों सपोर्ट नहीं करेंगे? उनमें क्या कमी है? वो क्वालिफाइड है, अपने एक्सपीरियंस है, गरीब से गरीब परिवार से आते हैं। और एक चीज देखिए, जैसे संजय जी कह रहे थे वापस चले गए थे अपने बैक टू सेम लाइफ। देखिए कोई कम लोग ऐसे जाते हैं इतने दिन पब्लिक लाइफ के बाद भी फिर वही पहुंच गए जहां उनकी पब्लिक लाइफ शुरू हुई थी। तो इसका मतलब है, देखिए प्रेसिडेंट एक प्रकार से कस्टोडियन होते हैं, एक प्रकार से उनकी ज्यादा पावर्स नहीं होती है क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक नॉमिनल हेड है। फिर भी राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति भवन से जो मैसेज जाता है कि जो वहां बैठे हैं हमारे जैसे एक व्यक्ति हैं, हमारे दर्द को समझते हैं, हमारे परेशानी को समझते हैं और हमारे जैसे ही रहते हैं। ये देखिए, ये तो सबसे बड़ा मैसेज था अब्दुल कलाम जी का। आप जानते हैं राष्ट्रपति भवन हमारे लिए एक विरासत है क्योंकि वो पहले ब्रिटिश काल में बनाया गया था, इतना बड़ा बनाया गया था। लेकिन जो भी वहां व्यक्ति रहे अगर आप उनकी लाइफस्टाइल अगर आप देखेंगे वो किस तरह एक बड़ा मैसेज रहा। आप अब्दुल कलाम को ले लीजिए, एक बक्सा लेके आए थे, एक सूटकेस लेके आए थे, एक सूटकेस लेके ही गए वो। वैसे प्रणब मुखर्जी जब बने थे राष्ट्रपति, आप वो भी आपने पूरा खोल दिया था राष्ट्रपति भवन को कि जितने लोग आके वहां पे विजिटर प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था ताकि वो स्टडी कर सकते कि हमारी सिस्टम क्या है, वो रिसर्च कर सकते। तो इस तरह हर राष्ट्रपति ने अपने अपने कुछ मार्क छोड़ा है, इम्पैक्ट छोड़ा है। लेकिन हमें याद उन लोगों की आता है जिन लोगों ने इस तरह जो आम जनता की जो बेनिफिट हो सके उसके बारे में सोचा है। और आप जानते हैं, क्योंकि मैं अब्दुल कलाम जी का आज इतना पॉपुलैरिटी रहा, वो पॉपुलैरिटी खत्म नहीं हुआ उनके राष्ट्रपति काल समाप्त होने के बाद भी। क्योंकि बात यह भी आई कि तत्कालीन जो सरकार थी, जो कांग्रेस सरकार थी, ये सवाल आया वो अब्दुल कलाम को दोबारा टर्म क्यों नहीं दे रहे, ये सवाल भी आई। क्या इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो एनडीए के नॉमिनी थे? इस तरह की डिबेट आई थी उस चुनाव में, जिस चुनाव में भारत के पहले महिला बनी थी राष्ट्रपति, यानी प्रतिभा पाटिल जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव का बड़ा जो डिबेट जो शुरू होने वाला है वो डिबेट यही है कि इनको सर्वसम्मति से इनको चुना जाए ताकि इसमें कोई विवाद में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव कोई पॉलिटिकल डिबेट की चुनाव नहीं है। देखिए भाई, आप सरकार को विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के विरोध कर रहे हैं, वो आपके लिए कई फोरम है, आपके पार्लियामेंट है। बाकी हर राज्य में जब चुनाव होगा, हर राज्य में जब जैसे हिमाचल में होगा, गुजरात में होगा, अगले साल 5-6 राज्यों में चुनाव होगा, वहां पे रखिए आपके डिबेट। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि समय आ गया है, सब राजनीतिक नेताओं को सोचना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए कि इतना बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन में उनको यूनानिमसली अगर इलेक्ट करेंगे, मुझे लगता है सबसे अच्छा मैसेज जाएगा। वैसे अगर आंकड़े की बात करें, हमें पता है कि ऑलरेडी इनके पास 48% इलेक्टोरल वोट है, यानी 10.86 लाख वोट्स है। उसमें बीजेपी के पास 5 लाख से कम 6 लाख के आसपास वोट है। और भी वोट आएंगे तो मुझे लगता है ज्यादा। जैसे रामनाथ कोविंद जी के केस पे आपने देखा होगा, जितने एनडीए की टोटल स्ट्रेंथ थी उससे उनको 2/3 वोट मिला था। मुझे लगता है कि ऐसी एक दूसरी रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जाएगी इस बार। बिल्कुल जी। संजय जी, जैसा शेखर जी भी कह रहे हैं कि हेड ऑफ द स्टेट सर्वसम्मति से चुना जाए, इसके लिए हमेशा कोशिश होती है। इस बार भी जैसे वो बता रहे हैं कि रामनाथ कोविंद को हमने देखा था कि बड़ी संख्या में वोट मिले थे 2017 की जब बात करें, और उस समय उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा ने उनके समर्थन की घोषणा की थी क्योंकि उत्तर प्रदेश से थे। और साथ ही अगर हम बात करें तो बहुजन समाज के कल्याण की बात करने वाली बीएसपी सुप्रीमो ने भी उन्हें समर्थन दिया था। इस बार भी क्या सपा बसपा के लिए ये एक लिटमस टेस्ट की तरह है? देखिए, सपा की बात तो नहीं कह सकता
लेकिन बसपा के लिए बिल्कुल ये संभव है और शायद ये ऐसा होने जा रहा है। एक बात जो शेखर कह रहे थे, मैं उसको उलट ढंग से कहता हूँ कि द्रौपदी मुर्मू को वोट क्यों नहीं करें। मैं कहता हूँ यशवंत सिन्हा को वोट क्यों करें। ये सवाल ज़्यादा चर्चा में आएगा बनिस्पत कि इसके यशवंत सिन्हा को क्यों वोट करें। कोई पार्टी तृणमूल कांग्रेस को छोड़ करके बाकी पार्टी क्यों वोट करे, और तृणमूल में भी जो समझदार लोग हैं वो क्यों वोट करें यशवंत सिन्हा को। अगर कोई यशवंत सिन्हा ने परसों जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट पढ़ ले तो वो संविधान के बिल्कुल ही खिलाफ है। वो मतलब कोई ऐसे प्रवक्ता होने जा रहे हैं जो सारे दिन माइक के सामने बोलते रहेंगे। वो संविधान के सारा जो ताकत है वो राष्ट्रपति के पास होगी और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा जहाँ के सारे ऑर्डर जो हैं वहीं से एक्सिक्यूटिव जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट अलग चलेगी और वो जितने आंदोलन हैं, फलाने हैं, चिलाने हैं, वो सबको प्रेरित करेंगे। ये उनका ओपनिंग स्टेटमेंट है। मैं ये कहता हूँ कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई देख ले और उसके बाद जो अभी वो कर रहे हैं या जिन पार्टी ने प्रॉप अप किया है, जिस तरह का वो रहा है, वो क्यों उनको सपोर्ट करे। तो ये एक चर्चा दूसरी तरफ जाने वाली है। जहाँ तक ये वोटिंग की बात है, विप नहीं है, लेकिन हम क्रॉस वोटिंग का अंदाज़ा उससे लगाते हैं कि आपके कितनी संख्या थी और आपको कितनी संख्या में वोट मिले, जैसा पहले हुआ है। इसमें दो तीन चीज़ें होंगी। जैसे बहुत सारी पार्टियां जो अभी नहीं बोल रही है, बाद में वो पार्टियां मजबूर होंगी, पर्टिकुलरली वो स्टेट जहां जनजातियों की संख्या काफ़ी है, या वो पार्टियां जो कहती हैं कि हम दलित, पिछड़े समाज के वंचित शोषित वर्ग की राजनीति करते हैं। ऐसा क्या कांग्रेस भी कहती है। कांग्रेस के लिए भी एक लिटमस टेस्ट है कि यशवंत सिन्हा को राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी उस पर नहीं बोले हैं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजते थे, जिनका कोई मतलब, जब कुछ नहीं होना है तो चलो वो कह दो। खैर कांग्रेस तो किसी और कार्य में बिजी है, राहुल गांधी को प्रोटेक्ट करने में, तो उनका समय बाद में आएगा। लेकिन ये जो एक फैक्टर है कि बाकी प्रदेश में आप देखेंगे कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, ये सवाल बार बार आएगा, जिसका जिक्र अभी शेखर कर रहे थे, जिसका जिक्र आप कर रही थी कि द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं हम समर्थन दें और यशवंत सिन्हा को जो सपोर्ट कर भी रहे हैं वो क्यों सपोर्ट करें। ये सवाल बार बार उठ करके आएगा। और जब ये कैंपेन शुरू होगा, देखिए यशवंत सिन्हा ऑलरेडी झारखंड पहले उनका शुरू होने वाला था, वो रांची जाने वाले थे, वो दौरा उनका ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है। तो जो संकेत आ रहे हैं, जो मिलने वाले हैं संकेत, वो संकेत आपके सामने हैं। जैसे बिहार में अगर आप जाइएगा तो आरजेडी के लिए भी भले ही वो कितना भी दब भरे, लेकिन उनको ये एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा कि यशवंत सिन्हा जैसे कैंडिडेट को वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों अपोज कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को। क्योंकि ये सवाल जब बाकी पार्टियां चुनाव में जाएंगी या राजनीतिक चर्चा होगी तो ये चर्चा सामने आएगी कि आपने उन्हें क्यों सपोर्ट किया और आपने उन्हें क्यों अपोज किया। ये चर्चा बाद में भी आएगी। अभी जो चर्चा होगी वो तो होगी, उसके बाद भी एक इस तरह का व्यक्तित्व, इस तरह की जब चीज़ सामने रखी जाती है, एक नए इतिहास का चैप्टर लिखा जा रहा हो और जिसमें एक सकारात्मक प्रक्रिया का निर्माण हो रहा हो, वहाँ पे ये बातें आएंगी। तब उन पार्टियों को अभी भी एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा और आगे भी एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा कि यशवंत सिन्हा को आपने क्यों सपोर्ट किया और द्रौपदी मुर्मू को आपने क्यों अपोज किया। तो ये जब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे व्यक्ति, एमएलए, एमपी जो उन पार्टियों में है जिनको कहा भी जाएगा वो भी बदलेंगे और कुछ पार्टियां मुझे लगता है लीडरशिप के लेवल पे ही ये डिसाइड करेंगी कि हमें द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करना है, जो इस समय में विपक्षी नेता को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और जब हम प्रथम नागरिक की बात कर रहे हैं देश में, तो जाहिर तौर पर जैसे मैंने कहा कि कोशिश होती है कि सर्वसम्मति से राष्ट्रपति का चुनाव हो, लेकिन लोकतंत्र है जाहिर तौर पर शेखर जी, और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, अपने बातें आके रखने का मौका मिलता है। लेकिन विपक्ष की, जैसे हम यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी की जब बात करते हैं, कहीं ना कहीं 3 नामों के इनकार के बाद यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति बनना, क्या आपको लगता है कि एक बेहतर रणनीति के साथ, बेहतर तैयारी के साथ भी विपक्ष आगे आ सकता था? प्रीति जी, आपने सही कहा। देखिए, ऑपोजिशन का ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर आप एक सेंटेंस में अगर आप जानना चाहेंगे या बताना चाहेंगे, यही है, ना कोई कैंडिडेट था, ना कोई स्ट्रेटेजी थी, ना कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव था। केवल पहले जो दौड़ जो लगा नेता, जो अपने आप को जो ऑपोजिशन लीडर के एकदम मुखिया समझते, उनका यही था कि भाई किसी तरह हम इस ऑपोजिशन स्पेस जो है, ऑपोजिशन लीडरशिप को हम हाथ में ले ले, ताकि 2024 में जब पार्लियामेंट इलेक्शन होगी
तब हम बता सकते हैं भाई हमारे नेतृत्व में विपक्ष है। तो यही दौर शुरू हुआ। आप देखेंगे कम से कम 2 लीडर्स ऐसे हैं जो इन्होंने डेट सब आने से पहले ही शुरू कर दिए थे अपना काम। एक थे अपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के चंद्रशेखर राव, जो अपने पार्टी टीआरएस के नेता हैं। उन्होंने पहले से कह दिया भाई ये एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हम एक प्रकार से टेस्ट केस बन जाएगा, एनडीए के खिलाफ किस तरह सारे पार्टीज इकट्ठे हो गए। जी। और दूसरी नेता या नेत्री है हमारी ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी, आप आपने बंगाल के चुनाव जीतने के बाद उनको इतना बड़ा सपना आया कि भाई आगे हम ही हैं जो मोदी जी को हराएंगे 2024 में। जब बंगाल के कुल सीट केवल 42 है, जब हमारे पार्लियामेंट के टोटल सीट है 543 सीट के लिए चुनाव होता है। लेकिन इसीलिए आपने देखा कि बिना किसी से बातचीत किए कुछ किए एक चिट्ठी लिख दी ममता जी ने सारे नेताओं को, इंक्लूडिंग केसीआर, कि भाई फलाना 15 तारीख जून 15 तारीख की मीटिंग होगी, हम तय करेंगे कौन लीडर है, बस हमारी स्ट्रेटेजी यही है। इस चिट्ठी मिलने के बाद बाकी ऑपोजिशन लीडर नाराज हो गए, केसीआर भी नाराज हो गए। ये क्या हो रहा है, हमारे बीच में लड़ाई, हम ही तो करने वाले थे, हम इनिशिएटिव ले रहे थे, ये क्यों ले रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो दौड़ शुरू हुई ये केवल मतलब विपक्ष के कैंडिडेट चुनने के लिए नहीं है, मतलब आगे वाले समय में 2.5 साल जो है उस समय में कौन नेता बनेगा ऑपोजिशन का, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन बनेगा। हो रही है प्रेसिडेंट की चुनाव और बातें हो रही है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन बनेंगे। तो ये जो मजाक जो चली, एक फार्स, जो पॉलिटिकल फार्स जो शुरू हुई, इस फार्स का क्या हुआ आपने देखा। ममता जी ने शरद पवार को फोन किया और शरद पवार भाई आप कैंडिडेट बन जाइए। और शरद पवार जो पहले जानते थे, जो महाराष्ट्र में जो चीजें जो आने वाली, जो घटनाएं जो होने वाली है उससे जो उनको पहले पता था, उन्होंने साफ कह दिया था ममता जी को कि इस उम्र में मैं कोई सिंबॉलिक फाइट लड़ना नहीं चाहता हूं। दूसरी बात, मैं एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ में रहना चाहता हूं, अब छोड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मुझे पार्टी को बचाना है, अपने सुपुत्री सुप्रिया सुले को बिठाना है मुख्यमंत्री, ये कई मुझे एजेंडा है। तो ये सारे जब एजेंडा मेरे सामने है तो राष्ट्रपति कैंडिडेट बनने के क्या करूं। उसके बाद बात आई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। अच्छा, नहीं मैं एक थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं, देखिए जब शरद पवार मना कर चुके थे उसके बाद ममता जी ने कहा नहीं मैं तो 15 तारीख मीटिंग बुला लिया, आप अगर आप नहीं आएंगे तो मेरा लॉस ऑफ फेस होगा, इसलिए आप किसी हाल पे आइए। फिर उन्होंने प्रफुल्ल पटेल से बात की, फिर सुप्रिया सुले से बात की, भाई किसी तरह आप शरद पवार जी को लाइए। जी शेखर जी, ये हम दर्शकों को बता दें कि ये सीधी
ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के तमाम बड़े मुख्यमंत्री, साथ ही हमने देखा वाईएसआरसीपी के विजयसाई रेड्डी, इसके अलावा तमाम नेता यहां मौजूद दिखे नामांकन दाखिल करने के दौरान। और अभी राज्यसभा महासचिव के लिए निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी के कार्यालय से बाहर जाते हुए सभी लोग, और एक स्वाभाविक मुस्कान हमने सभी के चेहरे पर देखी नामांकन दाखिल होने के बाद। और संजय जी, जैसा जो मैं सुन पाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा जी को जो कागजात सौंपे और कहा कि अब आपका काम शुरू हो गया है। 18 जुलाई को चुनाव है, लेकिन उससे पहले जगह जगह प्रचार का कार्यक्रम है। ये भी एक खूबसूरती है। आपको पता है कि आपका उम्मीदवार जीत रहा है, लेकिन फिर भी आप जाएंगे, सबसे अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि हमारे समर्थन में वोट कीजिए। ये किस तरह का सकारात्मक संदेश? आपने बड़ी अच्छी चीज़ नोट की प्रीति। जिस समय प्रधानमंत्री जी ने वो फाइल, जब वो प्रस्तावना का था, उन्होंने जेपी नड्डा को दिया, कहा अध्यक्ष जी अब ये आपको आगे जी। तो ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, एक पार्टी के सदस्य भी होते हैं, और ये पार्टी मतलब वो पक्ष के उम्मीदवार हैं, तमाम पार्टियों के साथ हैं, जो कोऑर्डिनेशन का काम जेपी नड्डा को करना है। सरकार की तरफ से ये कार्य नहीं होगा, ये संगठन की तरफ से ये कार्य होगा। तो जेपी नड्डा जी को वो उन्होंने सौंप दिया, और बड़े सौहार्द का वो माहौल था। जिस समय अब जेपी नड्डा बाकी चीज़ तय करेंगे कि कहाँ संगठन के तौर पे वो चीज़ें की जाएंगी। और जिस खूबसूरती की आप बात कर रही थी, देखिए जिस समय में ये नामांकन हुआ है, इसमें तमाम बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, एनडीए के मुख्यमंत्री, जिसमें हमने देखा कि वहाँ जो भी उनके, अगर साउथ में बैंगलोर से लेकर के आप नॉर्थ ईस्ट तक चले जाएं, पूर्व से जहाँ भी उनके राज्य हैं, वहाँ के तमाम मुख्यमंत्री, सारे उनके वरिष्ठ, तमाम वो सहयोगी दल, सबके जो एक प्रतिनिधि वहाँ हो सकते हैं, वो तमाम लोग आए। और एक उस प्रक्रिया में कि ये हमारी कैंडिडेट हैं, और जब ये उस लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत तमाम प्रदेशों में जाएंगी और वहाँ लोगों से बात करेंगी, तो एक जो ये आज जो एक हमने ये तस्वीर देखी है, इसका वो एक्सटेंशन हर जगह होता जाएगा। तो ये चुनाव चूँकि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट है, प्रोपोर्शनेट जो मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ है। हर राज्य का जो पॉपुलेशन है उसके बनाम वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका एक वेटेज का सिस्टम होता है। लेकिन वो जाएंगे सभी प्रदेशों में जा कर के वो वोट मांगेंगे। तमाम प्रदेशों के मतलब मुखिया यहाँ पे थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे। तो ये चीज़ आगे चल कर के ऐसी बनेगी जो चर्चा में अलग अलग तरीके से आएगी। और आज का ये मुख्य संदेश ही होता है कि ये कॉन्फिडेंस का, कि ये सरकार, सहयोगी और बाकी सारे लोग एकजुट आकर के हम देश के सर्वोच्च पद पे जो जाने वाले हैं, इतने सारे रिस्पॉन्सिबल लोग, इनको हम आगे के लिए नामांकित कर रहे हैं। बिल्कुल। और शेखर जी, कहीं ना कहीं जब भारत में राष्ट्रपति की बात होती है तो एक ये धारणा लोगों के मन में है कि वो एक रबर स्टैम्प की तरह काम करते हैं। लेकिन कई ऐसे मौके हैं और कई ऐसी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के पास मौजूद हैं, और उनकी अहमियत हम समझ सकते हैं। एक और अलग पहलू की अगर मैं बात करूं, कई ऐसे मौके होते हैं जब खासकर विदेश दौरों की बात की जाए, जब प्रधानमंत्री नहीं जा पाते या सरकार की तरफ से कोई सीधे तौर पर हिस्सा नहीं ले पाता, तब हेड के तौर पर राष्ट्रपति की भूमिका भी काफी अहम होती है। वो तमाम देशों का दौरा करते हैं, और जाहिर तौर पर ऐसे में द्रौपदी मुर्मू जैसा जो चेहरा है, उनके प्रशासनिक और सार्वजनिक अनुभव का किस तरह से लाभ मिल सकता है आगे राष्ट्रपति के तौर पर मुहर लगती है तब। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये रबर स्टैम्प की बात तो नहीं है, क्योंकि उनको माना जाता है कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टडियन। और राष्ट्रपति का भूमिका तब ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब चुनाव होते हैं। चुनाव के बाद जब सरकार को बनाने की जो बात आती है, किस लीडर को निमंत्रण देना है, जिनको मेजॉरिटी है हाउस में, वो बड़ा सवाल सबसे बड़ा है। लेकिन जब कोalition इरा था, जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती थी, तब उस समय प्रेसिडेंट की भूमिका ज़्यादा थी। लेकिन हम देख रहे हैं 2014 से कंप्लीटली पिक्चर चेंज हुआ है, क्योंकि बीजेपी जैसे एक पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी मिलते आया है। इसीलिए यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब परिस्थिति अगर कभी बनती है
कि जहां पे उनको ही तय करना है किसको बुलाना है, तब बड़ी बात है। उसके अलावा आप देखेंगे हर कानून जो पास होता है वो राज्य में हो या केंद्र में हो, वो सारे कानून की जो इफेक्ट देने की काम वो राष्ट्रपति का ही हस्ताक्षर है। उनकी सिग्नेचर के बाद ही, उनकी असेंट की बाद ही वो कानून बनता है। इसलिए हर कानून जो बना जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही बनता है, और हर फैसला जो सरकार की है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। हर अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। और दूसरी बात, क्योंकि एक प्रकार से वो एक गार्डियन जो रूप में, तो हमेशा आप देखेंगे जब रामनाथ कोविंद थे या उससे पहले प्रणब मुखर्जी थे, आपने देखा होगा बार बार जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाके मिलते थे राष्ट्रपति भवन में अब कोविंद जी से, या उससे पहले प्रणब मुखर्जी से। सरकार की जो नीति, सरकार की जो पॉलिसी, सरकार की जो निर्णय सारे जाके बताते थे। इसके अलावा प्रेसिडेंट होते हैं हमारे सुप्रीम कमांडर, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर है। इसके अलावा जब, जैसे आपने जिक्र किया, जब विदेश जाते हैं, विदेश जाने थे वो हेड ऑफ द स्टेट। प्रधानमंत्री हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन राष्ट्रपति जो हेड ऑफ द स्टेट है। जब स्टेट विजिट्स होते हैं उसका अपने एक महत्वपूर्ण इंपैक्ट होता है, वो अमेरिका हो या रशिया हो, कहीं भी जब जाते हैं, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट एक टाइटुलर हेड है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट है। तो इसका एक ये रहेगा। देखिए, जब भारत से एक द्रौपदी मुर्मू जैसे एक व्यक्ति राष्ट्रपति के नाते कहीं जाते हैं तो एक मैसेज भी जाता है कि इस भारत जैसे देश में कितने अलग अलग प्रकार के भाषा बोले जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो एथनिक बैकग्राउंड के लोग हैं, और कितना बड़ा देश है ये। एक भी एक मैसेज जाता है जब प्रेसिडेंट के जो पर्सनालिटी में और प्रेसिडेंट के उस स्टैंडिंग में। तो इसीलिए इस पोस्ट को केवल रबर स्टैम्प समझना, हाँ ये बात है कि कई रबर स्टैम्प रह चुके हैं, कई रबर प्रेसिडेंट्स हमने देखा है जिन्होंने, जैसे इमरजेंसी जैसे कानून को भी जब लागू किया गया, हम जानते हैं कि कैसे वो हुआ। तो रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट एक रबर स्टैम्प की पोस्ट है। प्रीति जी, बिल्कुल। इस पर संजय जी आपका भी कमेंट, क्योंकि फिलहाल आज के दिन में राजनीति को थोड़ा दूर ही रखना चाहूंगी। क्या संकेत है 2024 को लेकर विपक्ष और इस एनडीए की तरफ से, उसको हम थोड़ा अलग रख के दुनिया में क्या संदेश जा रहा है, जब एक ऐसा चेहरा जिसने जमीन से उठकर काम किया है, एक तरह से जनजातीय समाज से जुड़ा हुआ है, और वो सबसे बड़े पद पर पहुंच रहा है देश में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तरफ से क्या संदेश दुनिया में जा रहा है? देखिए, ये जो संदेश है 2014 में भारत ने जो एक संदेश दिया उसका एक कंटिन्यूएशन है। 2014 में एक संकेत ये दिया कि भारत में जो आप कहते थे कि एक कोलिशन एरा होता है जहां कोई भी इतना सक्षम नहीं है कि अपनी आप बूते पे सरकार बना सके, वो एक परिवर्तन आया। जहां एक डायनेस्टिक सिस्टम में एक ऐसी सिचुएशन थी कि जहां सत्ता किसी के पास थी और पद पे कोई और बैठा था, उसमें एक चेंज आया। उसमें भारत ने एक संदेश दिया। एक सामान्य परिवार से निकला हुआ एक व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। हमने वो संदेश दिया 2014 में। 2019 में हमने 2017 में एक रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुन करके एक संदेश दिया कि एक सामान्य परिवार का आदमी, एक दलित परिवार का व्यक्ति जो कहीं अपने समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम करता रहा, उनको हमने राष्ट्रपति बनाया। द्रौपदी मुर्मू का संदेश मुझे लगता है कि 2017 से ज़्यादा बड़ा एक संदेश है जो तमाम सारी दुनिया में जाता है, क्योंकि वो एक, आप देखिए, एक महिला है जो घर के उनके एडवर्स फैमिली सिचुएशन में शुरू में भी और उनके बाद के लाइफ में भी काफ़ी एडवर्स सिचुएशंस आई हैं। उसमें एक वो गाथा है, एक जज्बा का, एक आगे बढ़ने का, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने प्रति उन्होंने उस दायित्व का निर्वाह किया है जहां किसी भी तरह का, किसी भी कंट्रोवर्सी में वो नहीं रही हैं। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां गवर्नर तमाम जो जाते थे, तमाम गवर्नर पे तमाम तरह के आरोप लगते थे, क्योंकि जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे थे, कोalition गवर्नमेंट, किसी पार्टी को ठीक से सत्ता नहीं आती थी और तमाम तरह की और सिचुएशन थी। द्रौपदी मुर्मू जब वहाँ गवर्नर थी, जेएमएम मतलब वो सबसे बड़ी पार्टी चुन करके आई थी, फिर उसका एक निर्माण हुआ, उनका बहुत ही सकारात्मक वहाँ पे एक रोल रहा है। तो दुनिया भर में जो जनजाति हमारी है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उसको वो रिप्रेजेंट करती हैं, और तमाम मतलब अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने तमाम ऐसे पोस्ट होल्ड किए हैं कि जब वो कहीं भी जाएंगे लोगों को बात करेंगे, एड्रेस करेंगे, जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे थे। क्योंकि भारत डिप्लोमेसी का दायरा बहुत बढ़ गया है, हर जगह प्रधानमंत्री नहीं जा सकते या विदेश मंत्री नहीं होकर के आ सकते, तो हेड ऑफ स्टेट की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है।
उस मायने में। तो जब द्रौपदी मुर्मू जाएंगी, एक तो पहले मैसेज अभी चला जाएगा, अभी नामांकन से चला गया, निर्वाचित जब हो जाएंगी उसके बाद वो एक ज़्यादा बड़ा मैसेज जाएगा। और जब वो ट्रैवल करेंगी तो मुझे लगता है कि जो एक परसेप्शन अभी से बिल्ड होना शुरू होगा, उस परसेप्शन पे एक मुहर लगेगी और वो परसेप्शन या जो बिलीफ है वो आगे और भी फैलेगा, तो भारत का नाम इससे और भी आगे रोशन होगा। बिल्कुल। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। शेखर अय्यर जी आपका, संजय सिंह जी, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक अहम पड़ाव का दिन रहा। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को अब चुनाव होना है। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विन सिन्हा के बीच अहम मुकाबला है। 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो रहा है और उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले देश को नया महामहिम मिल जाएगा। और तमाम परिस्थितियों और आंकड़ों को देखकर ये साफ है कि द्रौपदी मुर्मू के नाम पर महज औपचारिक मुहर लगना ही बाकी रह गया है और राष्ट्रपति के तौर पर उनका चुना जाना तय है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।